हाँ जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। हाँ जी, हम मेंटेनेंस का टॉपिक कर रहे थे। आज उसको स्टार्ट करने से पहले हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो हमने लास्ट क्लास में मैंने लिखवाए थे। हाँ जी, प्लीज ये क्वेश्चन देखिए और बताइए किन किन बच्चों ने इसको अटेम्प्ट किया है। The High Court has authorized the Chief Judicial Magistrate to dispose of the urgent application filed before the session judge, as session judge is suffering from COVID-19 and no additional and assistant session judge is present. Discuss the validity of the order. Discuss the validity of the order. हाँ जी, किन बच्चों ने इसको अटेम्प्ट किया है? हाँ जी, एनीवन? Yes, ma'am. हाँ जी, सौरभ, आंसर। Ma'am, the High Court had under Section 9, subclause 5 of the CRPC has the power to make arrangement for urgent disposal of application which is pending before the Court of Session and appoint an additional or assistant session judge or a CGM in their absence to deal with such a petition only if the seat is vacant. But as in the present scenario, the seat is temporarily empty only due to COVID-19 and the judge will be back within few days. Such order by the High Court is impungent as the session judge himself under section 10 subsection 3 of the CRPC has been given power to appoint a uh, assistant or additional session judge or in their absence a CGM to deal with such an application in his absence. एब्सोल्युटली राइट सौरभ, बिल्कुल सही है। दो हमारा जो क्वेश्चन था वो डिस्कस द वैलिडिटी ऑफ द हाई कोर्ट्स ऑर्डर था, लेकिन आपने यहाँ पे सेशन कोर्ट की पावर को भी एक्सरसाइज किया, विच इज एन एडिशनल इंफॉर्मेशन। वी कैन गिव दैट इंफॉर्मेशन, लेकिन अगर आप वो इंफॉर्मेशन नहीं भी मेंशन करेंगे तो भी आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। जहाँ पे आपने बात की है कि जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है वो वैलिड नहीं है एज पर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5। वेरी गुड सौरभ। एनीवन एल्स? हाँ जी, किसी और ने अटेम्प्ट किया? आप में से किसी ने अटेम्प्ट किया? हाँ जी, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जैसे सौरभ ने यहाँ पे आंसर को लिखा है, बिल्कुल वही हमें फॉर्मेट अडॉप्ट करना है। हाँ जी, यहाँ पे सबसे पहले हम सेक्शन को डिस्कस करते हैं जिस सेक्शन के अंडर हम पार दी हुई है। जैसे यहाँ पे सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 के अंडर पार दी हुई है, पहले हम सेक्शन को डिस्कस करेंगे, उस प्रोविजन को डिस्कस करेंगे। हाँ जी, फिर हमने यहाँ पे उसकी कंडीशंस लगाई हैं दैट द सीट ऑफ द ऑफिस ऑफ द सेशन जज इज वैकेंट एंड देयर इज नो एडिशनल असिस्टेंट सेशन जज इन द ऑफिस। हाँ जी, ये दो प्री कंडीशंस हैं फॉर द एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 9 सबसेक्शन 5। हाँ जी, इसके बाद हम फैक्ट्स पे आते हैं। पहले हम लॉ डिस्कस करते हैं, फिर हम जो प्रोपोजिशन में फैक्ट्स दिए हैं उसको डिस्कस करते हैं कि इन द प्रेजेंट केस सिचुएशन क्या है। हाई कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है लेकिन वहां पे लूपहोल क्या है। हाँ जी, आप यहाँ देख सकते हैं आंसर में। फैक्ट्स को डिस्कस करने के बाद ही हम बताएंगे एंड में कि जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है वो वैलिड है या नहीं एज पर द प्रोविजन। हाँ जी, यहाँ पे लास्ट क्लास में जब हम सोनल ने इस क्वेश्चन का आंसर किया था, वहां पे जो गलती थी वो ये थी कि उसने स्टार्टिंग में लिख दिया दैट द ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट इज नॉट वैलिड बिकॉज। हाँ जी, यहाँ पे आप जो आंसर है कि ऑर्डर वैलिड है या नहीं है, ये कभी भी स्टार्टिंग में नहीं लिखते हैं। हाँ जी, कभी आपने सुना है कोर्ट में कि मर्डर का केस चल रहा है और कोर्ट कह रहा है हाँ जी इस बंदे ने मर्डर किया है, क्योंकि नहीं, वो पहले लॉ को डिस्कस करते हैं, फिर एंड में बताते हैं कि क्या मर्डर हुआ है, नहीं हुआ, किस प्रोविजन के अंडर हुआ है। सिमिलरली हम जब यहाँ पे क्वेश्चन को डील करते हैं, हमें भी पहले लॉ डिस्कस करना है, फिर फैक्ट्स, फिर जो हमारा आंसर है उसको डिस्कस करेंगे। हम इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो क्वेश्चन था विद रिगार्ड टू द, हाँ जी, क्वेश्चन था ड्यू टू कोविड-19 द स्टेट गवर्नमेंट हैज नॉट कंडक्टेड द एग्जाम ऑफ ADA, दैट इज असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी,
As a result, no assistant public prosecutor is present for the case. Full stop. Thus, the session judge has appointed inspector as assistant public prosecutor. The session judge has appointed inspector as assistant public prosecutor for the case before JMIC. हाँ जी, डिस्कस. हाँ जी, जो लास्ट केस क्वेश्चन था वहां पे क्वेश्चन फॉर्म थी, डिस्कस द वैलिडिटी ऑफ द हाई कोर्ट्स ऑर्डर. हाँ जी, यहाँ पे सिर्फ फैक्ट्स दिए हैं और लिखा हुआ है डिस्कस. यहाँ पे कोई इशू फ्रेम नहीं किया हुआ. हाँ जी, यहाँ पे आपको इश्यूज बनाने पड़ेंगे तभी आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं. हाँ जी, किसी ने इशू बनाए हैं, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए? हाँ जी, एनीवन? Ma'am, can a police officer be a public prosecutor? Can a police officer be a assistant public prosecutor? Okay, एक ही इशू बनाया आपने. And second, can a does the session judge has a power to appoint assistant public prosecutor? Assistant public prosecutor. हाँ जी, वेरी गुड. एनीवन एल्स? किसी और ने बनाया? सोनल? मैम, मैंने क्वेश्चन तो लिखा था बट इशू नहीं बनाए. आपने आंसर लिखा लेकिन इशू नहीं बनाया. ठीक है. मुक्ति, आपने? मैम, इशू नहीं बनाए. इशू नहीं बनाया, आंसर लिखा है आपने? यस मैम. हाँ जी, आप में से किसी ने बनाया क्लास में? नहीं. हाँ जी, सोनल आंसर रीड करिए आप. In the present case, due to COVID-19, the state does go. हाँ जी, एक मिनट सुनो. हाँ जी, जो सौरभ ने 2 इश्यूज बनाए हैं वो बिल्कुल सही बनाए हैं पहले, लेकिन इशू 1 आएगा, वो ये नहीं आएगा कि क्या इंस्पेक्टर पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट हो सकता है या नहीं. पहला क्वेश्चन होगा सेशन जज की पार के रिगार्डिंग कि क्या सेशन जज के पास अथॉरिटी है या नहीं है. हाँ जी सौरभ, आपने इशू बिल्कुल सही बनाया लेकिन उसकी प्रोविजन को डिस्कस नहीं किया. हम इशू में ही प्रोविजन को डिस्कस कर देते हैं ताकि जब हमारा एग्जाम जो चेक कर रहा है उसको इशू पढ़ के ही पता चल जाए कि जो हमारी क्लैरिटी है लॉ की वो कितनी है. हाँ जी, इसका इशू 1 लिखिए. whether session judge is authorized to appoint assistant public prosecutor under section 25 subsection 3. हाँ जी, हमें साथ ही प्रोविजन मेंशन करनी है. हाँ जी, इशू नंबर 2 लिखिए. whether inspector can be appointed. हाँ जी सौरभ, आपने यहाँ पे पुलिस ऑफिसर टर्म किया जो कि बहुत वाइड है. हम वो टर्म यूज नहीं करेंगे बिकॉज पुलिस ऑफिसर में बहुत सारे रैंक आ जाते हैं. हम स्पेसिफिक टर्म यूज करेंगे यहाँ पे. हाँ जी, whether inspector can be appointed as assistant public prosecutor under proviso of section 25 subsection 3 read with section 25 subsection 2. read with section 25 subsection 2. हाँ जी, हमने प्रोवाइजो को पहले इसलिए मेंशन किया है क्योंकि इंस्पेक्टर को एज असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट कर सकते हैं या नहीं उसकी स्पेसिफिक बात जो है वो प्रोवाइजो में की है. लेकिन हम इसको सिंपली प्रोवाइजो के साथ रीड नहीं कर सकते बिकॉज जो रिगार्डिंग पुलिस ऑफिसर की अपॉइंटमेंट एज पब्लिक प्रोसिक्यूटर है उसका बार लगाया सेक्शन 25 सबसेक्शन 2 में. इसलिए हम इन दोनों प्रोविजन को एक साथ पढ़ते हुए इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे. हाँ जी सोनल, अब अपना आंसर रीड करिए. In the present case, due to COVID-19, the state government does not conducted the exam of ADA, and because of which session judge appoint the police officer as assistant public prosecutor. This part does not vested in session judge
because as per the provision of section 25 clause 3, only district magistrate has the power to appoint assistant public prosecutor in the absence of the same. District magistrate to appoint has power to appoint any person as assistant public prosecutor, including police officer, but only that police officer who can be appointed as assistant public prosecutor who has not taken part in the investigation of the offense and who is not below the rank of the sub inspector. हाँ जी, फिर आपने फैक्ट्स डिस्कस किए हैं, आपने लॉ डिस्कस किया है, आपका आंसर क्या है इस पे? कि मैम जो एज पर प्रोविजन है ना वो सेशन जज नहीं कर सकता पॉइंट, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास ही पावर है सेक्शन 25 क्लॉज 3 के अंदर कि वो ऐसे अपॉइंट कर सकता है, सेशन जज के पास पावर नहीं है। हाँ जी, विद रिगार्ड टू इशू 2, आपको कोई इशू 2 में कुछ लग रहा है कि आपको डिस्कस करना चाहिए? क्या पॉइंट हो सकता है या नहीं हो सकता है, या वो बिल्कुल सही है, आपको जरूरत नहीं लगी उसको डिस्कस करने की? हाँ जी सौरभ, आप इशू नंबर 2 को यहाँ पे सोनल आप एक चीज ध्यान रखिएगा, आपने पहले फैक्ट्स लिखे हैं फिर आपने लॉ लिखा है। हाँ जी, इसको रिवर्स करना पड़ेगा। आप पहले लॉ मेंशन करिए कि एज पर सेक्शन 25 सबसेक्शन 3 ओनली सेशन जज इज ऑथराइज्ड टू अपॉइंट असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ये जो लॉ है आप पहले डिस्कस करिए फिर फैक्ट्स को डील करिए, ठीक है? ओके मैम। हाँ जी सौरभ, इशू नंबर 2 का आंसर करिए आप। मैम मैंने पहले तो एक इस क्वेश्चन में मेरे को एक डाउट था मैम। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि पेपर नहीं हुआ। सो I have written in the present case as the state government was unable to conduct the exam for ADA, does no regular cadre of officers is available from which the state government may choose. But ma'am, here I have a doubt where a regular cadre is not available. The court has the power to select a cadre. तो इसमें क्या हम नहीं बच्चे, यहाँ पे एडी की अपॉइंटमेंट नहीं है, डजंट मीन कैडर नहीं है। कैडर तो है लेकिन उसमें अवेलेबल नहीं है, रिक्वायर्ड पर्सन नहीं है, सारों की प्रमोशन हो चुकी है। तो हम इसमें ये लिखेंगे, फैक्ट मेंशन करेंगे हम नहीं, कि नहीं बच्चे, यहाँ पे वो इम्पोर्टेंट है ही नहीं। यहाँ पे जो इशू 2 है वो विद रिगार्ड टू इंस्पेक्टर है कि क्या इंस्पेक्टर अपॉइंट हो सकता है या नहीं, या सेशन जज के रिगार्डिंग है। आप जो क्वेश्चन है देखिए, यहाँ पे मेंस में जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं या क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं उसके बहुत सारे फैक्टर्स इंक्लूड हो जाते हैं। आप उसको 4-5 तरह से आंसर को कवर कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए आपके पास टाइम भी कम है और वहां पे पेज लिमिट जो पेजेस दिए होते हैं वो भी कम होते हैं। आपको आंसर टू द पॉइंट अटेम्प्ट करना है। तो यहाँ पे जो डायरेक्ट आपको क्वेश्चन लगाए दिखाई दे रहा है आप उसको अटेम्प्ट करिए। अगर आप इतना वास्ट इंक्लूड करेंगे तो आपका टाइम और पेजेस दोनों ही वेस्ट हो जाएंगे, इसलिए टू द पॉइंट आपको आंसर करना है, ठीक है? अब आप इशू 2 को डील करिए। हाँ जी, आंसर बताइए। ओके, so according to proviso of subsection 3 of section 25 of the CRPC, it clearly provides that a police officer shall not be appointed as a public assistant public prosecutor until two प्रोविजन रेफर किए हैं सौरभ? मैम सेक्शन 25 सबसेक्शन 3 प्रोवाइजो। ओके, हाँ जी ठीक है, आगे भी रीड करिए। Provides that a police officer shall not be appointed as an assistant public prosecutor until two conditions are fulfilled. First, he has not taken any part in the investigation into the offense in with respect to which the accused is being prosecuted, and secondly, if he is below the rank of inspector. As in the present case, the person is not below the rank of inspector and is at the rank of inspector. Thus the second condition is fulfilled. With regard to first condition, no facts as such are mentioned, and if he has not taken part in the investigation, the appointment of an inspector is valid, but the session judge does not. दोबारा रीड करो फैक्ट्स से रिलेटेड, जब आपने प्रोविजन को कोट कर दिया उसके बाद आपने क्या लिखा है?
Ma'am, in one second, ma'am. As in the present case, the person appointed as the public prosecutor, assistant public prosecutor, is of the rank of inspector. Does the second condition under the proviso is fulfilled? Does the appointment of the inspector is valid with respect to his rank? But the मैम वो जो सेकंड फर्स्ट वाला था, फिर वो तो उसमें फिर मैंने ऐसे लिखा था कि जो फर्स्ट वाला जो मैंने सेकंड वो बनाया था ना इशू। ओके, आपने जो फर्स्ट इशू है आपने यहाँ पे कह दिया कि दैट द अपॉइंटमेंट ऑफ द इंस्पेक्टर इज वैलिड। आपने यहाँ पे आंसर को फिनिश किया। फिर क्योंकि मेरा सेकंड वाला जो इशू है, मेरा सेकंड इशू ये है ना कि जो सेशन जज है वो अपॉइंट कर नहीं सकता। मेरे इश्यूज ऊपर नीचे है ना। कोई बात नहीं है सौरभ। हाँ जी, लेकिन यहाँ पे आपने सीधा प्रोवाइजो को डील किया है, सेक्शन 25 की, सबसेक्शन 3 की। आपने सबसेक्शन 2 का कोई रेफरेंस नहीं दिया जहां पे पुलिस ऑफिसर को अपॉइंट कर ही नहीं सकते। हाँ जी, यहाँ पे आंसर शुरू करना पड़ेगा, लेकिन आपको सेक्शन 25 सबसेक्शन 2 से, जहां पे पुलिस ऑफिसर को असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करने पे बार लगा। फिर उन्होंने कहा है कि नहीं, एक सिचुएशन है जहां पे पुलिस ऑफिसर को भी हम एज अपॉइंट कर सकते हैं, एपीपी, दैट इज असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। वो सिचुएशन क्या है? जब कोई असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अवेलेबल नहीं है, उस केस में किसी भी पर्सन को अपॉइंट किया जा सकता है। हाँ जी, प्रोवाइडेड पुलिस ऑफिसर को अगर अपॉइंट करना, उसके साथ 2 कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेंगी। फर्स्ट कंडीशन है कि उस इंस्पेक्टर ने फर्स्ट ही शुड नॉट बी बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर एंड that the person has not taken any part in the investigation. हाँ जी, यहाँ पे अगर आप फैक्ट्स देखें, यहाँ पे सेकंड कंडीशंस तो डायरेक्टली फुलफिल हो रही है, लेकिन आपने सेकंड कंडीशन को देखकर इस और आपने आंसर कर दिया है that the appointment is valid. What about the first condition? यहाँ पे दोनों ही कंडीशन का फुलफिल होना जरूरी है, तभी कोई पुलिस ऑफिसर अपॉइंट किया जा सकता है एज असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। हाँ जी, लेकिन जो कंडीशन 1 है, दैट इज विद रिगार्ड टू द टेकिंग पार्ट इन द इन्वेस्टिगेशन, वहां उस रिगार्डिंग जो फैक्ट्स हैं वो साइलेंट है। हाँ जी, यहाँ पे आप कैसे डिस्कस करोगे? एनीवन विद रिगार्ड टू कंडीशन 1, इसको आप कैसे डिस्कस करोगे? बिकॉज फैक्ट साइलेंट है यहाँ पे। हाँ जी सौरभ, शेफाली, आपकी आवाज नहीं, कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? हाँ, मैंने कहा कि अगर पुलिस ऑफिसर को अपॉइंट करना असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, उसके लिए 2 कंडीशंस पूरी होनी जरूरी हैं। एक कि वो इंस्पेक्टर होना चाहिए, ही मस्ट नॉट बी बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर। सेकंड कि उसने इन्वेस्टिगेशन में कोई पार्ट ना लिया हो। आपने सर आंसर तो कर दिया विद रिगार्ड टू कंडीशन 2, दैट इज ही मस्ट नॉट बी बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर, बट व्हाट अबाउट द कंडीशन 1 जहां पे उसने इन्वेस्टिगेशन में पार्ट ना लिया हो? उसके बारे में मैम कोई इंफॉर्मेशन दी नहीं हुई, उसके सो बारे वी में हैव कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन ये दोनों कंडीशंस को डील करे बिना हम वैलिडिटी आंसर नहीं कर सकते, बिकॉज ये दोनों ही कंडीशंस मैंडेटरी हैं। both the situations, ma'am. We can in our answer cover both the situation that if he has taken part in investigation, then his appointment is invalid, and if he आपको has यहाँ पे not दोनों taken, ही कंडीशंस को डिस्कस करना पड़ेगा कि यहाँ पे पहले लिखना पड़ेगा कि जो फैक्ट्स हैं वो विद रिगार्ड टू कंडीशन 1 साइलेंट है। हाँ जी, अगर इंस्पेक्टर ने उस पर्टिकुलर केस के इन्वेस्टिगेशन में पार्ट किया है, देन दैट अपॉइंटमेंट विल बी कंसीडर्ड इनवैलिड बिकॉज कंडीशन 1 की वो वायलेशन हो जाएगी। बट इफ दैट इंस्पेक्टर हैज नॉट टेकन एनी पार्ट इन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ दैट केस, देन फर्स्ट कंडीशन जो है वो भी फुलफिल हो जाएगी और जो अपॉइंटमेंट है वो क्या हो जाएगी? वैलिड हो जाएगी। हाँ जी, यहाँ पे अगर आप कंडीशन 1 को डिस्कस करे बिना आंसर कर देते हैं कि अपॉइंटमेंट वैलिड है, इट मींस आपने एज्यूम कर लिया है कि जो कंडीशन 1 है वो फुलफिल हो गई है। इट मींस इंस्पेक्टर ने इन्वेस्टिगेशन में कोई पार्ट नहीं लिया। हाँ जी, आप एज्यूम नहीं कर सकते हैं फैक्ट्स। जो फैक्ट्स दिए हैं उसको एज सच आपको ट्रू मानते हुए उसको डील करना पड़ेगा। अगर कोई फैक्ट साइलेंट है तो आपको उस सिचुएशन को दोनों ही सिचुएशंस में डील करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? हाँ जी, कोई डाउट इसके रिगार्डिंग? हाँ जी सौरभ, कोई डाउट? एनीवन? मैम डाउट नहीं है, बट एक रिक्वेस्ट है। हाँ जी, मैम हमारे नोट्स कंप्लीट नहीं हो रहे क्योंकि हमें वो फोटो तो आती नहीं है मैम। आप प्लीज अपना फोन नंबर हमें मैसेज कर दो सो दैट वी कैन ऐड यू मैम। मैं आपको मैसेज कर रही हूँ, आप मुझे ऐड कर लीजिए, मैं आपको पर्सनली सेंड कर दिया करूँगी।
ग्रुप में मुझे ऐड कर दीजिए, अगर आपको कोई ग्रुप है तो मैं आपको वहां पे सेंड कर दिया करूंगी, या फिर मैं सर को कह के ग्रुप बनवा लेती हूँ, फिर मैं उसमें खुद भेज दिया करूंगी, बिकॉज मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करना इट विल बी इजी फॉर मी। ठीक है, हाँ जी, लास्ट क्लास में हमने कहाँ से तक डील किया था सौरभ, प्लीज ब्रीफ करिए। हाँ जी सौरभ। यस मैम, यस मैम। हाँ जी, हमने लास्ट मेंटेनेंस, हमने ये आपने केस की हेडिंग लिखवाई थी, डी वेलुस्वामी वर्सेस डी पमीवाला 2010, ये हेडिंग लिखी थी। और इससे पहले हमने लास्ट, हाँ जी बच्चे ठीक है, क्या हमने सिर्फ इसकी हेडिंग लिखी थी, तो उसको आगे Yes, ma'am, पॉइंट्स सिर्फ भी लिखवाए थे मैंने? हेडिंग ही लिखी है, कुछ लिखा नहीं इसके आगे मैम। हाँ जी ठीक है, हमने बात शुरू किया था मेंटेनेंस से कि मेंटेनेंस कौन कौन क्लेम कर सकता है। वहां पे फर्स्ट जो आया था वो था वाइफ। हाँ जी, फिर हमने वाइफ की पोजीशन चेक की कि उस एक्सप्रेशन को डिफाइन किया गया एक्सप्लेनेशन बी में और सेक्शन 125। हाँ जी, जब हमने एक्सप्लेनेशन रेफर की वहां पे लिखा आता है वाइफ इंक्लूड्स डाइवोर्स, अ वुमन हु हैज ऑब्टेन्ड हु हैज बीन डाइवोर्स्ड और हु हैज ऑब्टेन्ड डाइवोर्स एंड हैज नॉट रीमैरिड। हाँ जी, वहां पे हमने फिर बात की कि इट इंक्लूड्स लीगली वेडेड वाइफ, क्योंकि वाइफ का डिक्शनरी मीनिंग तो देंगे ही, साथ में एक्सप्लेनेशन को रीड करते हुए हमने डाइवोर्स्ड वाइफ को भी इंक्लूड किया। हाँ जी, फिर वहां पे हमने बात की उन केसेस की जहां पे जो मैरिज का इशू है कि मैरिज परफॉर्म हुई है या नहीं हुई, उन केसेस में क्या जो वाइफ है वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है अंडर सेक्शन 125 या नहीं। हाँ जी, इसके रिगार्डिंग हमने चंदमुनिया का केस रेफर किया और साथ ही में हमने द्वारका का केस रेफर किया। दोनों में ही बात की गई थी कि जो 125 है ये स्पीडी रेमेडी है। यहाँ पे हम अगर प्राइमा फेशियल पार्टीज एस्टेब्लिश कर देती हैं कि उनकी मैरिज परफॉर्म हुई है तो हम स्ट्रिक्ट प्रूफ ऑफ मैरिज नहीं मांगते, और वहां पे जो मैजिस्ट्रेट है वो मेंटेनेंस की जो मेंटेनेंस है वो वाइफ को ग्रांट कर देता है। हाँ जी, और जो डिसीजन है मैजिस्ट्रेट का वो सिविल प्रोसीडिंग्स पे उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। इट मींस अगर मैजिस्ट्रेट ने मेंटेनेंस दे दी है लेडी को ये कहकर कि यस आपका प्राइमा फेशियल केस एस्टेब्लिश हो जाता है और आप वाइफ की डेफिनेशन में फॉल करते हैं और आपको मेंटेनेंस दी जाती है अंडर सेक्शन 125, वाइफ इस डिसीजन को सिविल कोर्ट में ये क्लेम नहीं कर सकती बिकॉज मुझे 125 के अंडर एज वाइफ मेंटेनेंस मिली है तो इट इज एस्टेब्लिश देन आई एम अ वाइफ। नो, उसका सिविल प्रोसीडिंग पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ जी, ये इसलिए किया गया था क्योंकि 125 स्पीडी रेमेडी है। अगर हम वाइफ मैरिज के डिस्प्यूट को ही इन डिटेल डिस्कस करते तो जो ऑब्जेक्टिव था मेंटेनेंस का वो खत्म हो जाता। हाँ जी, फिर हमने चंदमुनिया का जब केस रेफर किया वहां पे उन्होंने कहा था इफ द पार्टीज आर लिविंग टुगेदर फॉर अ लॉन्ग टाइम तो प्रिजम्पशन ऑफ मैरिज अराइज हो जाती है। फिर हमने डी वेलुस्वामी का केस की बात की कि वहां पे प्रिजम्पशन ऑफ मैरिज अराइज करने के लिए उस कोर्ट में कुछ फैक्टर्स को लेट डाउन किया गया जिनसे हम इन्फर करेंगे कि क्या दोनों पार्टीज में प्रिजम्पशन ऑफ मैरिज अराइज हो सकती है या नहीं, क्या कोर्ट प्रिजम्पशन ऑफ मैरिज ले सकती है या नहीं। हाँ जी, वो पॉइंट्स लिखिए, लिखवाए हुए मैंने। हाँ जी बच्चे, मैंने लास्ट क्लास में लिखवाए थे, मैं उसको क्विकली रिपीट कर रही हूँ, जिन्होंने नहीं लिखे वो लिख सकते हैं। हाँ जी, द कपल होल्ड देमसेल्फ आउट टू सोसाइटी एज बीइंग अकीन टू स्पाउसेस। हाँ जी, जो कपल है वो स्पाउसेस की तरह सोसाइटी में रहता हो। हाँ जी, बी दैट द पार्टीज मस्ट बी ऑफ लीगल एज टू मैरी। हाँ जी, यहाँ पे लीगल एज जो है पर्सनल लॉ से गवर्न करती है। जनरली इट इज 18 फॉर द गर्ल्स एंड 21 फॉर द बॉयज। हाँ जी, लीगल एज होनी चाहिए। थर्ड कंडीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट द पार्टीज मस्ट बी अदरवाइज क्वालिफाइड टू एंटर इनटू लीगल मैरिज इंक्लूडिंग बीइंग अनमैरिड। इट मींस प्रिजम्पशन ऑफ मैरिज वहीं पे राइज होगी जहां पे जो कपल है वो या तो अनमैरिड हो या उनका कोई लिविंग स्पाउस ना हो। हाँ जी, इट मींस दोनों ही पार्टीज या तो अनमैरिड हो, शादी कभी हुई ना हो, बी शादी हुई हो तो डाइवोर्स हुआ हो, या फिर उनके जो पार्टनर्स हैं उनकी डेथ हो गई हो। इट मींस एट दैट टाइम जब वो उस रिलेशनशिप में इन्वॉल्व है उनको कोई लिविंग स्पाउस ना हो, तभी प्रिजम्पशन ऑफ मैरिज अराइज होगी, अदरवाइज नहीं होगी। अगर आप डी वेलुस्वामी के फैक्ट्स रीड करें, वहां पे जो हस्बैंड था उसकी वाइफ थी तो कोर्ट ने उसको लिविंग वाइफ थी
फिर भी वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में एंटर हुआ, वहां पे कोर्ट ने कहा बिकॉज हस्बैंड के एक लिविंग स्पाउस ऑलरेडी है तो हम यहाँ पे प्रिजम्पशन ऑफ मैरिज अराइज नहीं करेंगे। हाँ जी, फोर्थ था that the parties must have voluntarily cohabited and held themselves out to the world as being akin to spouses for a significant period of time. It means 1 night 1 month के लिए अगर कोई साथ रह रहा है वहां पे प्रिजम्पशन ऑफ मैरिज राइज नहीं होगा। इट मस्ट बी फॉर अ कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम, कि कुछ टाइम के लिए वो एज हस्बैंड एंड वाइफ साथ में रह रहे हैं। हाँ जी, यहाँ पे इस केस में कोर्ट ने एक फैक्ट से डील नहीं किया। हाँ जी, वो फैक्ट था कि जो लेडी इन्वॉल्व हुई है रिलेशनशिप में उसको हस्बैंड की मैरिज के बारे में इंफॉर्मेशन है या नहीं है। कोर्ट ने इस एस्पेक्ट को डील ही नहीं किया है कि वेदर द लेडी इज अवेयर अबाउट द फॉर्मर रिलेशनशिप ऑफ द हस्बैंड और नॉट। कोर्ट ने सिर्फ ये ले डाउन कर दिया कि जहां पे कोई लिविंग स्पाउस है वहां पे हम प्रिजम्पशन ऑफ मैरिज अराइज नहीं करेंगे। हाँ जी, ये सेम मिलर फैक्ट्स के साथ क्वेश्चन अराइज हुआ इंदिरा शर्मा। हाँ जी, लिखिए केस का नाम, इंदिरा शर्मा वर्सेस V.K.V, इंदिरा शर्मा वर्सेस V.K.V.Sharma 2015। हाँ जी, 2015। हेलो मैम, ये जो केस आप बता रहे हो मेंटेनेंस के अंदर ही आएगा ना? हाँ जी, जो ये आप केस बता रहे हो मेंटेनेंस के अंदर ही है ना? हाँ जी बच्चे, ये मेंटेनेंस के अंदर ही है, लेकिन यहाँ पे ये डायरेक्टली मेंटेनेंस के अंदर नहीं था, ये डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंडर था जहाँ पे प्रिजम्पशन ऑफ मैरिज की बात की गई है। हाँ जी, ये केसेस को हम यहाँ पे इसलिए रेफर करते हैं क्योंकि यहाँ मेंटेनेंस की बात भी होती है कि क्या किन केसेस में 125 के अंदर हम वाइफ के अंदर किसको वाइफ के एक्सप्रेशन के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। इसीलिए हम कोर्ट्स के इन जजमेंट्स को रेफर करते हैं इनडायरेक्टली, ये डायरेक्टली 125 के अंदर नहीं है। हाँ जी, इंदिरा शर्मा वर्सेस V.K.V. शर्मा 2013, वॉल्यूम 15 SCC सुप्रीम कोर्ट केसेस, पेज नंबर 755। हाँ जी, दिस इज अ लैंडमार्क केस ऑन लिव इन रिलेशनशिप। हाँ जी, ये वो केस है जहाँ पे लिव इन रिलेशनशिप को कोर्ट ने फर्स्ट टाइम कंप्लीटली कॉम्प्रिहेंसिवली डील किया। हाँ जी, इस केस के फैक्ट्स ये हैं कि हस्बैंड और जो इसमें एग्रीव पार्टी है, जो लेडी है, वो दोनों ऑफिस में साथ में काम करते थे। हाँ जी, हस्बैंड ऑलरेडी मैरिड था और उसके बच्चे भी थे, एंड द लेडी इज अवेयर अबाउट दिस फैक्ट कि हस्बैंड जो मेल है, जो मैन है, वो ऑलरेडी मैरिड है। हाँ जी, उन दोनों ने साथ में रहना शुरू किया और उस रिलेशनशिप से उनके बच्चे भी हुए। हाँ जी, बाद में कॉन्फ्लिक्ट अराइज हुआ और जब ये केस कोर्ट में पहुंचा तो वहां पे लेडी ने कहा यहाँ पे प्रिजम्पशन ऑफ मैरिज अराइज होना चाहिए बिकॉज वो काफी टाइम से साथ रह रहे हैं, नियरली ईयर्स। हाँ जी, तो वहां पे कोर्ट ने ले डाउन किए कुछ फैक्ट्स जिनके बेसिस पे हम प्रिजम्पशन ऑफ मैरिज अराइज करेंगे। हाँ जी, वो फैक्ट्स नोट डाउन करिए। फर्स्ट इज ड्यूरेशन ऑफ पीरियड ऑफ रिलेशनशिप। First is duration of period of relationship. B, share household. B, share household. C, domestic arrangements. C, domestic arrangements. Pooling of resources and financial arrangements. D is pooling of resources and financial arrangements. E is sexual relationship. E is sexual relationship. Next is children. Next is children. Next is socialization in public. Socialization in public.
and intention and conduct of the parties. Intention and conduct of the parties. हाँ जी, कोर्ट ने ये लेट डाउन किए पैरामीटर्स और साथ में कह दिया कि एग्जॉस्टिव नहीं है. इट मींस ये सिर्फ इन फैक्टर्स के अलावा भी और फैक्टर्स भी इंक्लूड किए जा सकते हैं. हाँ जी, इसके बाद लिखिए द कोर्ट हेल्ड दैट these guidelines are indicative only and not exhaustive हाँ जी, स्टार्टिंग में पैरामीटर्स की स्टार्टिंग में एक लाइन लिखिए प्लीज. केस के बाद, केस का नाम लिखने के बाद एक लाइन ऐड करिए. हाँ, केस का नाम लिखने के बाद एक लाइन ऐड कीजिए पैरामीटर से पहले. For a live-in relationship to fall within the expression, inverted comma में कर लीजिए, relationship in the nature of marriage, comma, the court has laid down the following guidelines. हाँ जी, प्लीज कंपेयर करिए डी वेलु स्वामी के केस में जो गाइडलाइंस थी और जो इंदिरा शर्मा के केस में गाइडलाइंस है, दोनों में से क्या डिफरेंस आया है. क्या दोनों जजमेंट सेम है या कुछ डिफरेंस क्रिएट किया है इंदिरा शर्मा के केस में कोर्ट ने. हाँ जी, प्लीज रीड करिए दोनों की गाइडलाइंस और बताइए क्या डिफरेंस क्रिएट किया है इंदिरा शर्मा की केस में कोर्ट ने. हाँ जी, हाँ जी, सॉरी, हाँ जी, नहीं, उन्होंने फिक्स नहीं किया. उन्होंने कहा ये फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस पे देखेंगे कि जो ड्यूरेशन है वो फॉर सम पीरियड होना चाहिए. 1 नाइट स्टैंड, 1 नाइट, 1 मंथ, ये हम इसको प्रिजम्पशन ऑफ मैरिज नहीं है, लेकिन उन्होंने इसको फिक्स नहीं किया. कोई स्पेसिफिक टर्म नहीं लगाया कि 5 साल, 10 साल, 2 साल, ऐसा फिक्स नहीं किया. ये फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस पे डिसाइड किया. हाँ जी, एनीवन एल्स? कोई बताएगा क्या डिफरेंस है दोनों में, दोनों केसेस में? रोहन, आप बताओगे? गायत्री? मेरा नेट नहीं चल रहा था, सवाल बता सकते हैं क्या है? यहाँ पे हमने डी वेलु स्वामी की गाइडलाइंस की हैं और फिर हमने इंदिरा शर्मा की गाइडलाइंस की हैं. क्वेश्चन ये है कि दोनों गाइडलाइंस को पढ़ के क्या आप बता सकते हैं कि दोनों गाइडलाइंस सेम है या इंदिरा शर्मा के केस में कोर्ट ने कुछ डिफरेंस क्रिएट किया है फ्रॉम द जजमेंट ऑफ डी वेलु स्वामी. हाँ जी, मुक्ति आप आंसर करेंगे? मैम दोनों में डोमेस्टिक रिलेशन की बात की गई है, दोनों में. डिफरेंस पूछे कि क्या दोनों में कोई डिफरेंस है या ऑलमोस्ट सेम है. चाहे उन्होंने स्पेसिफिक किया है, लेकिन दोनों का अगर देखा जाए वो सेम ही कॉन्सेप्ट से डील करिए और ऑलमोस्ट सेम है. कोई एक डिफरेंस आप बता सकते हैं? हाँ जी, बताइए मुक्ति. मैम चिल्ड्रन की बात की गई है इसमें. ये डिफरेंस नहीं है. हाँ जी, आप इसको क्या कर रहे हैं, आप पॉइंट वाइज डील कर रहे हैं कि क्या ये वर्ड वहां पे लिखा हुआ है. नहीं, आप जो जज का इंटेंशन है लिखने का कि वो क्या करना चाह रहा है, क्या डिफरेंस वो देखिए. आप पर्टिकुलर वर्ड्स पे मत जाइए कि चिल्ड्रन वर्ड यहाँ यूज है वहां यूज नहीं है. वहां पे एज अपीयरेंस यू आर अपीयरिंग एज स्पाउस, इट मींस स्पाउसेस क्या है कि आप हस्बैंड वाइफ की तरह आ रहे हैं, तो ये इंप्लाइड हो जाता है कि आपके बच्चे भी हैं. इट इज एन एडिशनल फैक्टर. यहाँ पे आप पर्टिकुलरली प्लीज लिटरल मीनिंग पे मत जाइए कि वर्ड्स वहां पे प्रेजेंट है या नहीं.
कुछ ऐसा डिफरेंस क्रिएट किया हो जो कि एक्चुअली रिमार्केबल है, जो एक्चुअली इस जजमेंट को डी वेलुस्वामी के जजमेंट से डिफरेंट बनाता है। वहाँ पे वैलिड मैरिज के ग्राउंड्स में कंडीशंस वगैरह दी हुई है डी वेलुस्वामी के केस में कि वो लीगली एज होनी चाहिए उनकी, ओके, और ये ऐसे कंडीशंस लाइक आप नियर है आंसर के, लेकिन आप एग्जैक्ट पॉइंट पे नहीं। एज होनी चाहिए, मतलब उसका पर्सपेक्टिव मैरिज का है डी वेलुस्वामी का, और यहाँ पे एज मतलब क्लोज टू मैरिज है। नहीं, दोनों में हम वो प्रिजम्पशन ऑफ बहुत मैरिज एराइज कर रहे हैं। हाँ जी, जो यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट किया है कोर्ट ने वो है विद रिगार्ड टू थर्ड कंडीशन। हाँ जी, मैंने बात की कि यहाँ पे जो डी वेलुस्वामी का केस था उसमें पार्टीज को अनमैरिड होना जरूरी था या कोई लिविंग स्पाउस नहीं होना चाहिए, लेकिन ये ऐसी कंडीशन इंदिरा साहनी के केस में नहीं। ये कंडीशन कहीं पे भी अगर आप पढ़े हैं तो ये कहीं पे भी आपको इन्फर नहीं कर पाओगे कि उसका कोई लिविंग स्पाउस नहीं होना चाहिए। हाँ जी, इस केस में पार्टी का लिविंग स्पाउस था, और यहाँ पे कोर्ट ने डिस्कस करते हुए कहा पहला जो डी वेलुस्वामी का केस था वहां पे लिविंग स्पाउस की अवेयरनेस होना या ना होना कोई मैटर नहीं करता था। अगर लिविंग स्पाउस है तो प्रिजम्पशन ऑफ मैरिज एराइज नहीं होगी। लेकिन इंदिरा शर्मा के केस में जो डिफरेंस क्रिएट किया गया वो ये था कि प्रिजम्पशन ऑफ मैरिज लिविंग स्पाउस के केस में भी एराइज हो सकती है, प्रोवाइडेड जो अदर पार्टी है, जो एग्रीव्ड पार्टी है, उसको इस फैक्ट की अवेयरनेस ना हो। इज दैट क्लियर? इट मीन्स अगर हस्बैंड की वाइफ है और वो किसी और के साथ इंटीमेसी डेवलप कर रहा है और जिसके साथ वो डेवलप कर रहा है उसको नहीं पता कि जो मेल है या जो आदमी है वो ऑलरेडी मैरिड है और वो उसके साथ रिलेशनशिप में अराइज हो जाती है, वहां पे भी हम प्रिजम्पशन ऑफ मैरिज अराइज करेंगे और हस्बैंड को वहां पे लायबल कर सकते हैं, क्योंकि हस्बैंड कभी भी अपने फॉल्ट का बेनिफिट नहीं ले सकते। ये मेजर डिफरेंस क्रिएट किया था इंदिरा शर्मा के केस में डी वेलुस्वामी से की जजमेंट से। इज दैट क्लियर? हाँ जी, इंदिरा शर्मा के केस में क्या था? हाँ जी, एक मिनट बच्चे, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। हाँ जी, इंदिरा शर्मा के केस में जब हमने फैक्ट्स पढ़े वहां पे जो लेडी थी, जो एग्रीव्ड पार्टी है जिसने केस फाइल किया था, शी वाज अवेयर अबाउट द फॉर्मर मैरिज ऑफ द मैन। उसको पता था कि वो ऑलरेडी मैरिड है। वहां पे कोर्ट ने कहा कि चाहे इस केस में पूरे लेट डाउन किए फैक्टर्स, लेकिन वहां पे जो एग्रीव्ड पार्टी थी, जो लेडी थी, उसको रिलीफ नहीं दी क्योंकि she was aware about the fact of the marriage of the husband. Is that clear? हाँ जी, क्लियर है? क्लियर है? कोई डाउट? हाँ जी, आप पूछिए, कोई डाउट है? मैम केस में प्रिजम्पशन इसमें जो आप चिल्ड्रंस रिलेटेड प्रिजम्पशन अराइज होगा अब इसमें इस केस के अंदर? क्या कह रहे हो, दोबारा रिपीट करो। मैम मैं ये बोल रहा हूँ कि जो प्रिजम्पशन है वो अराइज होगा चिल्ड्रन से रिलेटेड, जबकि उसको फैक्ट पता था कि वो शादीशुदा है, केस में वो यहाँ पे सिर्फ एक बेनिफिट हो? फैक्टर नहीं है, सारे फैक्टर्स को देखना पड़ेगा। हाँ जी, चाहे बच्चे हैं लेकिन हमें साथ में सब फैक्टर्स को एक साथ देखना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा कि क्या प्रिजम्पशन ऑफ मैरिज राइज होती है या नहीं। सिर्फ एक या दो फैक्टर्स को देख के हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे। किस चीज का रिलीफ? वो हम बात करेंगे जब हम इलेजिटिमेट चिल्ड्रन की बात करेंगे। अभी हम सिर्फ विद रिगार्ड टू वाइफ कर रहे हैं, विद रिगार्ड टू मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन की जब बात करेंगे तब हम इसको डिफरेंटली डील करेंगे। इज दैट क्लियर? हाँ जी, इसमें एंड में लिखिए। हाँ जी, इसके एंड में लिखिए, in this case the court has taken up the issue of knowledge of women. The court has taken up the issue of knowledge of women regarding the marital status of the men. Regarding the marital status of the men. Full stop. Knowledge of women regarding मैम रिपीट कर दो। हाँ जी, in this case the court has taken up the issue of knowledge of women regarding the marital status of the men, and decided accordingly. Sorry, इसको काट दीजिए, decided accordingly को काट लीजिए। Marital status of the men, full stop,
full stop. आगे लिखिए, if the party is aware, if the party is aware about the marital status or the marriage of the person, if the party is aware about the marriage of the other party, about the marriage of the other party, then the court will not, will not take that relationship in the nature of marriage, will not take that relationship in the nature of marriage, will not take that relationship in the nature of marriage, whereas, हाँ जी, आप बताएंगे, रिपीट करेंगे, क्या लिखा, रिपीट करेंगे आप क्या लिखा? If the party is aware about the marital status of the other party, the court will not take that relationship in nature of marriage, whereas दोबारा रिपीट करो. if the party is aware about the marital status of the other party, the court will not take that relationship In the nature of marriage. Whereas if the party is not aware, if the party is not aware about the marriage of the other person, about the marriage of the other person, then court will treat that relationship in the nature of marriage, will treat that relationship in the nature of marriage, despite the fact that the spouse of the other party is leaving. हाँ जी, क्लियर है? कोई डाउट इसके रिगार्डिंग? हाँ जी, कोई डाउट इसके रिगार्डिंग? मुझे प्रोवाइडेड वाली बात थी है कि जहाँ पे प्रोवाइडेड दैट के अदर स्पाउस को नॉलेज नहीं थी प्रीवियस मैरिज के बारे में, ये मेंशन कहाँ पे है? इसी में इंदिरा शर्मा वाले केस में? हाँ जी, कहाँ पे? ये जो पैरामीटर्स हैं, हाँ जी, ये फिर कोर्ट ने आगे, ये तो पैरामीटर्स ले डाउन किया, उसके बाद कोर्ट ने इस चीज को डिस्कस किया. क्योंकि यहाँ पे अगर आप पैरामीटर, हाँ जी, यहाँ पे क्वेश्चन है कि यहाँ पे जब पैरामीटर्स की बात हुई है वहां पे तो ये चीज नहीं लिखी है, फिर हमने ये कहाँ से इन्फर किया है? हाँ जी, जब पैरामीटर्स आप रीड करेंगे वहां पे ऐसा कोई भी बात नहीं लिखी है जिससे कोर्ट ने ये हर्डल क्रिएट की हो. जबकि डी वेलुस्वामी के केस में कोर्ट ने स्पेसिफिकली पैरामीटर्स में ये चीज मेंशन की है. हाँ जी, जब आप जजमेंट पढ़ेंगे वहां पे आपको ये चीज रीड करते हुए आपको पता चलेगा कि कोर्ट ने किस हिसाब से उसको इंटरप्रेट किया. इज दैट क्लियर? हाँ जी, अब ये सारे केसेस का क्या निचोड़ निकला? हमने जो ऊपर चंदमुनिया का केस, द्वारका का केस किया है, फिर हमने डी वेलुस्वामी का केस किया, इंदिरा शर्मा का केस किया. हाँ जी, उसके बाद फ्रॉम द ऑल द अबव डिस्कस केसेस, हाँ जी लिखिए, ये सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम ताकि आपको समझ आ जाए कि एक्चुअल पोजीशन क्या है. हाँ जी, फ्रॉम द अबव केस लॉस the following principles can be deduced, can be taken. 1, if a man and woman lived together for such a long time as husband and wife, comma, the wife is entitled to claim maintenance, the wife
is entitled to claim maintenance under section 125 CRPC, comma, notwithstanding establishment of marriage as the provisions of personal law. Notwithstanding establishment of marriage as per the provisions of personal law. Second, second, a man who marries second time by concealing the subsistence of his valid marriage, with another woman cannot escape. हाँ जी, इससे पहले केस लॉ रह गया था डिस्कस करना, हम उसको लेटर ऑन करते हैं। उसका प्रिंसिपल ये जो सेकंड पॉइंट है ये वहीं से डिराइव किया है, आप लिख लीजिए फिर हम कंटिन्यू करेंगे। कैनॉट एस्केप फ्रॉम पेमेंट ऑफ मेंटेनेंस to the second wife under section 125 CRPC, under section 125 CRPC। थर्ड प्रिंसिपल लिखिए, a woman who marries a man knowing, fully well about subsistence of his valid marriage, knowing fully well about subsistence of his valid marriage with another woman is not entitled to claim maintenance under section 125 CRPC, under section 125 CRPC। हाँ जी, यहाँ पे एक केस लॉ रह गया था जिसको हमने डिस्कस करना भूल गए। हाँ जी, ये केस है वॉइड मैरिज के रिगार्डिंग, वाइफ ऑफ अ वॉइड मैरिज। हाँ जी, अंडर मुस्लिम लॉ एंड अंडर हिंदू लॉ, पहले हम हिंदू लॉ की बात करते हैं। हाँ जी, हिंदू लॉ में जो मैरिज है वो कितनी टाइप की है? हाँ जी, वैलिड, वॉइड एंड वॉइडेबल। हाँ जी, वैलिड मैरिज के रिगार्डिंग तो हमने बात कर ली है, और जो वैलिड मैरिज जब डिसॉल्व होती है तो डिक्री ऑफ डाइवोर्स पास होती है, तो दोनों ही एक्सप्रेशन 125 के अंदर फॉल करते हैं। इसके रिगार्डिंग तो कोई प्रॉब्लम एराइज नहीं होती। क्वेश्चन एराइज होता है विद रिगार्ड टू वॉइड मैरिज। हाँ जी, वॉइड मैरिज क्या होती है? नल एंड वॉइड, जिसका कोई इफेक्ट नहीं होता। हाँ जी, यहाँ पे 3 ग्राउंड्स है अंडर हिंदू मैरिज एक्ट जिस केस में मैरिज जो है वो वॉइड होती है। हाँ जी, कोई बता सकते हैं?
बताइए मैं ठीक लिख रही हूँ? हाँ जी, 3 केस हैं जहां पे मैरिज जो है वो वॉइड होती है। बायगैमी, इट मींस दोनों पार्टीज में से एक पार्टी ऑलरेडी मैरिड है और उसका लिविंग स्पाउस। सेकंड, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, जहां पे कुछ रिलेशनशिप मेंशन किए गए हैं, अगर वो उस कैटेगरी में फॉल करते हैं, सेक्शन 2 में डिफाइंड है प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप एंड स्पिंडा रिलेशनशिप, तो भी मैरिज क्या होती है? वॉइड होती है। हाँ जी, केस अराइज हुआ जहां पे एक हस्बैंड ऑलरेडी, एक जो मैन है वो ऑलरेडी मैरिड था और उसने दोबारा शादी करी। हाँ जी, वहां पे कुछ टाइम साथ रहने के बाद डिस्प्यूट अराइज हुआ और वाइफ ने मेंटेनेंस मांगी अंडर सेक्शन 125। हाँ जी, अब क्वेश्चन अराइज होता है, क्या वाइफ जो है, जो वॉइड मैरिज की वाइफ है, क्या वो 125 के अंडर फॉल करती है या नहीं? जहाँ उसको नॉलेज भी होगी अबाउट, मतलब वो मैरिड था तब जाके वहाँ पे वो एंटाइटलमेंट है। हाँ जी, जहाँ पे उसको पता था तो वहाँ पे जो हमने ऐड कर दी। हाँ जी, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो इंदिरा शर्मा, ठीक है, बिल्कुल सही। और कुछ, आई थिंक इंदिरा शर्मा की जजमेंट उसके बाद आई, इस केस के बाद, बिकॉज दोनों ही 2013 के केस। हाँ जी, ये केस स्किप हो गया था, इसीलिए हम अब डिस्कस करें। हाँ जी, यहाँ पे जब केस राइज हुआ कि क्या जो वॉइड मैरिज की जो लेडी है, क्या वो 125 के अंडर फॉल करेगी या नहीं। हाँ जी, जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, हमने ऑब्जेक्टिव की बात की थी, ऑब्जेक्टिव ऑफ सेक्शन 125। स्पीडी रेमेडी तो ठीक है, टू प्रिवेंट वेग्रेसी एंड डिस्प्यूट, हेल्पलेस सिचुएशन नहीं आनी चाहिए। हाँ जी, उस चीज को ध्यान में रखा कोर्ट ने और कहा कि जो हस्बैंड है वो अपने ही फॉल्ट का बेनिफिट नहीं ले सकता, क्योंकि यहाँ पे हस्बैंड ने क्लेम किया कि क्योंकि मैं तो ऑलरेडी मैरिड हूँ, तो ये वाइफ है, ये तो वॉइड मैरिज हो गई है, तो मैं लायबल नहीं हूँ अंडर सेक्शन 125 को मेंटेनेंस पे करने के लिए। हाँ जी, कोर्ट ने यहाँ पे पर्पसिव कंस्ट्रक्शन देते हुए, जब भी हमारे पास कोई दो कंस्ट्रक्शंस, दो इंटरप्रिटेशन अवेलेबल होती हैं, तो कोर्ट कहती है दो रूल, एक इंटरप्रिटेशन जो उसके ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करती है और एक इंटरप्रिटेशन जो उसके ऑब्जेक्टिव को फुलफिल नहीं करती। उस केस में कोर्ट हमेशा उस इंटरप्रिटेशन को अपहेल्ड करती है जो कि उसके ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करती है। इज दैट क्लियर? हाँ जी, इस केस में पर्पसिव इंटरप्रिटेशन देते हुए कोर्ट ने कहा कि यहाँ पे हम चंदमुनिया की जजमेंट जो है उस पर रिलाई करेंगे, जहां पे कोर्ट ने क्या कहा था, अगर लॉन्गर पीरियड तक वो रहते हैं, लॉन्गर पीरियड तक रहते हैं, एज हस्बैंड एंड वाइफ अपीयर होते हैं और स्ट्रिक्ट प्रूफ ऑफ मैरिज की जरूरत नहीं है। हाँ जी, इन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने वॉइड मैरिज की जो लेडी है उसको भी वाइफ की डेफिनेशन में फॉल करवाते हुए उसको रिलीफ दी अंडर सेक्शन 125। इज दैट क्लियर? हाँ जी, कोई डाउट? हाँ जी, एनी डाउट? केस का नाम लिखिए प्लीज, बादशाह वर्सेस बादशाह वर्सेस सो उर्मिला बादशाह गॉडसे and in others, 2013 सुप्रीम कोर्ट। हाँ जी, इस पे लिखिए, फैक्ट्स लिखिए ब्रीफली। We are dealing in this case, we are dealing with a situation, where the marriage between the parties, has been proved, full stop. However,
द पिटिशनर वॉज ऑलरेडी मैरिड, पिटिशनर के ब्रैकेट में लिख लीजिए मैन या हस्बैंड, वॉज ऑलरेडी मैरिड, full stop, but he duped the respondent, that is the lady, aggrieved party, but he duped, धोखा देना, he duped the respondent by suppressing the factum of first marriage. हाँ जी, लिखिए कोर्ट का डिसीजन। The court relied on the following points. हाँ जी, कोर्ट के डिसीजन के पॉइंट्स क्या थे, क्या क्या फैक्टर्स पे उन्होंने रिलाई किया? हाँ जी, while placing reliance on चनमुनिया केस। मैम फ्लोइंग पॉइंट्स के बाद क्या था? कोर्ट रिलाइड ऑन फ्लोइंग पॉइंट्स के बाद क्या है? हाँ जी, फर्स्ट पॉइंट लिखिए, while placing reliance on चनमुनिया केस, the court has impressed that if men and women have been living together, if men and women have been living together for a long time, even without a valid marriage, comma, as even then term of valid marriage entitling such a woman to maintenance, should be drawn and a woman in such a case should be entitled to maintain application under section 125 CRPC, हाँ जी, सेकंड पॉइंट लिखिए, where the marriage between men and women was solemnized, and the man had kept the woman in dark about first marriage, in such circumstances the man cannot be allowed
In that circumstances, a man cannot be allowed to take advantage of his own wrong, and turn around to say that woman is not entitled to maintenance by filing the petition under section 125 CRPC. By filing petition under section 125 CRPC, as woman is not legally wedded wife of the men. Full stop. नेक्स्ट लिखिए, in such cases, comma, purposive interpretation, inverted comma में कर लीजिए, single comma में करिए, purposive interpretation needs to be given. Ma'am, please repeat. हाँ जी मैं लिख रही हूँ. Purposive interpretation in such cases, purposive interpretation should be given full stop. The purpose is to नीड हाँ जी आपने लिखवाया था इन सच केसेस पर्पसिव इंटरप्रिटेशन नीड्स टू के बाद क्या है? needs to be given full stop. The purpose of section 125, the purpose of section 125 is to achieve social justice, which is the constitutional vision, enshrined in the preamble of the Constitution, Constitution of India, enshrined in the preamble of the Constitution of India. हाँ जी नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट. ये जो पॉइंट्स में लिखवा रही हूँ, हाँ जी डिसीजन तो आपको पता होता है, लेकिन किन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने ये डिसीजन लिया है, ये पता होना बहुत जरूरी है, बिकॉज यही आपके जो मीन्स के आंसर है उसकी क्वालिटी को एनहांस करेगा. अगर आप सिंपल लिख देंगे कि हाँ जी बादशाह वर्सेस उर्मिला बादशाह गॉडसे केस में कोर्ट ने वॉइड मैरिज की वाइफ को भी सेक्शन 125 में फॉल करवा के मेंटेनेंस दी है, वहां पे आंसर आपका बाकी बच्चों की तरह हो जाएगा. उससे आप कभी भी पेपर क्लियर नहीं कर सकते जब तक आप रीजंस नहीं बताएंगे कि कोर्ट ने किन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए वो डिसीजन. इज दैट क्लियर? इसलिए जरूरी है कि हम इन फैक्टर्स को भी नोट डाउन करें. हाँ जी नेक्स्ट लिखिए, द कोर्ट
also invoked, the court also invoked a legal maxim, at res magis velet, at space res space magis velet Guam Pereat, P-E-R-E-A-T. The legal maxim, which means, इसका मतलब लिखिए, where alternative constructions are possible, where it means where alternative constructions are possible, the court must give effect to that, which will be responsible for the smooth working of the system, for which the statute has been enacted rather than the one which will put a roadblock in its way. Full stop. If the choice is between two interpretations, उसी को आगे इन्होंने explain किया है, further simplify किया है. If the choice is between two interpretations, comma, the narrower of which would fail to achieve the manifest purpose of the legislation, should be avoided. We should, full stop के बाद लिखे, we should accept the broader construction full stop. हाँ जी, इसके बाद केस के बारे में बता रहे हैं. ये तो उन्होंने जनरल पॉइंट्स थे. हाँ जी, उसके बाद लिखिए एंड में, ये आगे पॉइंट का पार्ट नहीं है, एंड में अलग से लिखिए. If this interpretation is not accepted, comma, it would amount to giving a premium to the husband
for defrauding the wife, for defrauding the wife. Therefore, full stop के बाद लिखिए therefore, comma, at least for the purpose of claiming maintenance, at least for the purpose of claiming maintenance under section 125 CRPC, for the purpose of claiming maintenance under section 125 CRPC, such a woman is to be treated as the legally wedded wife, as the legally wedded wife. Full stop. हाँ जी, क्वेश्चन लिखिए. हाँ जी, क्वेश्चन लिखिए. A marriage is solemnized between Mr. A and Miss B as per Hindu rites. Within 6 months, a woman filed an application under section 12 of Hindu Marriage Act on the ground of impotency of the husband. हाँ जी. She has also filed an application. हाँ जी, इस पे लिखे after obtaining a decree. हाँ जी, से पहले लिखे after obtaining a decree under section 12, after obtaining a decree under section 12, a lady has filed an application under section 125 CRPC. Under section 125 CRPC. Discuss. हाँ जी, एक केस के और फैक्ट्स लिखिए. इसको हम दोनों को कल डील करेंगे. हाँ जी, एक और लिखिए. Mr. A was already married. Full stop. He developed intimacy with Miss B in his office. They started living together. After few years, a dispute arose. हाँ जी, Mr. A
filed an application under section 125 CRPC for maintenance from Miss B. From Miss B. Discuss. हाँ जी, ये दोनों ही केस के मतलब डिफरेंट केसेस के फैक्ट्स हैं, आप इनको डील करके आइएगा, कल फिर हम इनको डिटेल में डील करेंगे। हाँ जी, कोई डाउट आज के टॉपिक में? कोई डाउट? हाँ जी, एनीवे? हाँ जी, इंटरप्रिटेशन है बच्चों। तो फिर उनको एज प्रिजम्पशन नहीं कर, अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हम लिविंग में ही रह रहे हैं, मुझे हस्बैंड वाइफ नहीं बनना था, मैं एज अ लिविंग रिलेशनशिप चाह रहा हूं, तो प्रिजम्पशन मेरे बेस नहीं जा रहा। नहीं बच्चे, प्रिजम्पशन इसलिए राइज की है क्योंकि यहाँ पे आप लिविंग टुगेदर तो हैं, लेकिन फिर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से शक नहीं कर सकते। यहाँ पे ऐसे तो बच्चे मैरिज में भी है कंसेंट तो, लेकिन यहाँ पे जो प्रोविजन का ऑब्जेक्टिव है, इसको हमने स्टार्टिंग में किया था जब आपने क्लास नहीं अटेंड की है। हाँ जी, ये जो प्रोविजन है इसको सिर्फ जो सिचुएशन, जो वनरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। वनरेबल सेक्शन कौन हो गए हैं? वाइफ, चिल्ड्रन, ओल्ड पेरेंट्स। हाँ जी, इनको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। और फिर हमने ऑब्जेक्टिव में कहा कि ये मॉरल ड्यूटी है कि यहाँ पे जो मेल होता है कि वो बाकी फैमिली मेंबर्स को मेंटेन करे। हाँ जी, इन सब ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए कोर्ट इंटरप्रेट करती है। हाँ जी, आप इमेजिन करिए कि 4-5 साल से कोई एक लड़का और लड़की साथ में रह रहे हैं, दे आर फुलफिलिंग ऑल द ऑब्लिगेशन लाइक हस्बैंड एंड वाइफ, और सडनली हस्बैंड जो मेल है, चाहे उनमें शादी नहीं है, वो कह देते कि अब से मैं तेरा ख्याल नहीं रखूंगा। लड़की ने उसके लिए बहुत सेक्रीफाइस किए हैं, जॉब छोड़ दिए, फैमिली को छोड़ दिए, लेकिन सडनली वो कह देते कि आई विल नॉट प्रोटेक्ट यू। हाँ जी, उस केस में इट विल बी डिफिकल्ट फॉर अ लेडी टू सर्वाइव। हाँ जी, यहाँ पे इसीलिए हम हस्बैंड को लायबल करते हैं कि वो वहां पे प्रिजम्पशन ऑफ मैरिज अराइज करके हमने उसको लायबल किया है। जितने भी आप मेंटेनेंस के आगे केसेस पढ़ेंगे, तो अभी हमने कुछ केसेस किए हैं, इन्हीं में आप चेक करिए। उर्मिला गोडसे का केस देख लीजिए, इससे पहले इंदिरा साहनी का केस देख लीजिए, या जो अभी आने वाले केसेस हैं जिनको हम स्टडी करेंगे, वहां पे आप पढ़ेंगे कि कोर्ट ने बहुत लिबरल इंटरप्रिटेशन दी, सेक्शन 125 को बहुत लिबरली इंटरप्रेट किया। द रीजन भी, और जितनी भी जजमेंट्स आप पढ़ेंगे सब पे एक ही चीज मिलेगी, दैट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोविजन। कीपिंग इन व्यू द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोविजन, हमने इसको बहुत लिबरली इंटरप्रेट किया क्योंकि इसका ऑब्जेक्टिव ही क्या है? टू प्रोटेक्ट द वल्नरेबल सेक्शन। इसीलिए जो इसका ऑब्जेक्टिव है वो बहुत ध्यान से पढ़िए, आपको बहुत हेल्प करेगा आगे केसेस को इंटरप्रेट करने में। इज दैट क्लियर? हाँ जी, कोई डाउट? हाँ जी, कोई डाउट? ठीक है, फिर हम कल क्लास इन्हीं 2 केसेस से स्टार्ट करेंगे। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, तभी आपको बेटर समझ पाएंगे कि कैसे कोर्ट इंटरप्रेट करती है और कैसे इस प्रोविजन का बेनिफिट देती है टू द वल्नरेबल सेक्शन। हाँ जी, थैंक यू।